नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया डिफेंस टॉक। आज की वीडियो में हम एनएसजी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम एनएसजी की फाउंडेशन, मिशन, सिलेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग, रैंक और उनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले वेपन्स के बारे में जानेंगे। इन शॉर्ट हम उनकी हर चीज़ के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, पर जितनी नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा वो आपको शायद ही किसी और वीडियो में मिलेगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स (एनएसजी) ये एक एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ध्यान से सुनिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आती है। इंडिया की ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही आती है। एनएसजी का गठन 22 सितंबर 1986 को किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और पीएम इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद उस टाइम इसका मेन काम था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कॉम्बैट करना और कंट्री को इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। बाद में बड़े पॉलिटिशियंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए भी एनएसजी का यूज़ किया जाने लगा। हालांकि जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने एनएसजी से ये काम वापस ले लिया ताकि वो अपने रोल पर फोकस कर सके, जो था एलीट काउंटर टेररिज्म और एंटी हाईजैकिंग फोर्स। एनएसजी के कमांडोज को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो हर जगह काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन कंडक्ट कर सके, फिर चाहे वो हवा हो, ज़मीन हो या समुंदर भी हो। और साथ ही में ये कमांडोज बॉम्ब डिस्पोजल, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन और हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन के लिए भी ट्रेंड होते हैं। एनएसजी कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले हेलमेट, काले वेपन्स और बाकी सब सामान भी काले रंग का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए इन्हें द ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है। एनएसजी का मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, मतलब हर जगह सबसे बेहतरीन सुरक्षा। एनएसजी एक स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म फोर्स है, इसीलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही होता है ताकि स्टेट पुलिस और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स भी अपना काम कर सके, नहीं तो दोनों फोर्सेस के रोल आपस में ओवरलैप कर जाते। एनएसजी ब्रिटिश की स्पेशल एयर सर्विस और जर्मनी की स्पेशल फोर्स GSG 9 पर बेस्ड है। करंटली एम ए गणपति एनएसजी के डायरेक्टर जनरल है। ये एक आईपीएस ऑफिसर है 1986 बैच के। इससे पहले ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और उत्तराखंड पुलिस के। वैसे आपने ये चीज़ देखी कि एनएसजी भी बनी थी 1986 में और इनका आईपीएस बैच भी है 1986 का। उस टाइम इन्होंने शायद ही सोचा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन इनके साथ बन रही है आगे जाके ये उसी के डायरेक्टर बनेंगे। एनएसजी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर मेहराम नगर, पालम, न्यू दिल्ली में है और वही इसका ऑपरेशन और ट्रेनिंग हेडक्वार्टर मानेसर, हरियाणा में है। एनएसजी की एडमिनिस्ट्रेशन देखिए तो इसमें सबसे ऊपर एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, जिनके नीचे 4 आईपीएस ऑफिसर होते हैं। ये 4 आईपीएस ऑफिसर डेप्यूटेशन पे होते हैं एनएसजी में और इनकी रैंक इंस्पेक्टर जनरल होती है। इन 4 इंस्पेक्टर जनरल में से 2 तो पालम में होते हैं और 2 मानेसर में। इनके अंडर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होता है। एनएसजी का एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक पर होता है, जो सेंट्रल अकाउंट सर्विस से आया होता है। पालम में जो 2 इंस्पेक्टर जनरल हैं उनमें से एक का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और दूसरे का काम हेडक्वार्टर का। वही मानेसर में जो 2 इंस्पेक्टर जनरल हैं उनमें से एक के अंडर ऑपरेशन आता है और दूसरे के अंडर ट्रेनिंग वाला। ये इंस्पेक्टर जनरल डेप्यूटेशन पे आते हैं इंडियन आर्मी से। वहाँ पे इनकी रैंक मेजर जनरल होती है। अगर मैं हायरार्की को आपके लिए आसान शब्दों में बताऊँ तो सबसे ऊपर हो गए डायरेक्टर जनरल, उनके नीचे इंस्पेक्टर जनरल और उनके नीचे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। बाकी मैंने आगे जाके इनकी रैंक्स भी दिखा रखी है, आप वहाँ पे और अच्छी तरह समझ पाएंगे। एनएसजी 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है।
जो है स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप, स्पेशल कंपोजिट ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप। स्पेशल एक्शन ग्रुप की बात करें तो एनएसजी में दो एसएजी है, 51 एसएजी और 52 एसएजी। 51 एसएजी 11 एसआरजी के साथ मिलके काउंटर टेररिस्ट फोर्स बनाता है, जो काउंटर टेररिस्ट आर्म है एनएसजी की। 51 एसएजी 11 एसआरजी के साथ काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशन करता है, वही 52 एसएजी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन करता है। एसएजी के मेंबर इंडियन आर्मी से आते हैं। स्पेशल रेंजर ग्रुप की बात करें तो एनएसजी में 3 एसआरजी है, 11 एसआरजी, 12 एसआरजी और 13 एसआरजी। 11 एसआरजी तो प्योरली काउंटर टेररिस्ट फोर्स के लिए है, जो 51 एसएजी के साथ मिलकर ऑपरेशन करता है। 12 और 13 एसआरजी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इम्पोर्टेंट लोगों को जिनको पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है, जैसे डिफेंस मिनिस्टर। पर रिसेंटली जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अब एनएसजी प्रोटेक्शन नहीं देगी वीआईपी को, तो ऐसे में 12 और 13 एसआरजी को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है 11 एसआरजी और एसएजी के साथ। एसआरजी के मेंबर सीएपीएफ से लिए जाते हैं, जिसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल से भी आते हैं। स्पेशल कंपोजिट ग्रुप की बात करें तो एनएसजी में 5 एससीजी है। एससीजी में पर्सनल दोनों आर्मी और अलग अलग सीएपीएफ से आते हैं और एससीजी भी काउंटर टेरर ऑपरेशन करती है। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि आईडीटी अगर एससीजी भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करती है तो एससीजी प्लस एसआरजी और एससीजी में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एससीजी काउंटर टेरर ऑपरेशन करते हैं, लेकिन एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, मतलब एक फिक्स्ड एरिया के अंदर ही। वही एससीजी पूरे इंडिया में ऐसे ऑपरेशन करता है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि एससीजी को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसका आंसर ये है कि जब मुंबई में 26/11 हमला हुआ था तो काफ़ी लोगों ने एनएसजी की निंदा की थी कि एनएसजी काफ़ी लेट आई, अगर वो पहले आती तो लोगों को कम डैमेज पहुंचता। उस टाइम एनएसजी का बेस सिर्फ मानेसर में ही था, वहीं से उन्हें फ़्लाइट में आना पड़ता था और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। उसके बाद एनएसजी ने सोचा कि अगर ऐसा आतंकी हमला भविष्य में दोबारा हुआ तो हमें उसका जवाब देने में कम वक्त लगना चाहिए, और इसीलिए एनएसजी ने 5 एससीजी बनाए इंडिया की मेन सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। 5 एससीजी के नाम हैं 26 एससीजी मुंबई, 27 एससीजी चेन्नई, 28 एससीजी हैदराबाद, 29 एससीजी कोलकाता और 30 एससीजी गांधीनगर। अब कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि दिल्ली में क्यों नहीं बनाया। तो भाई ऑलरेडी पूरा बेस है दिल्ली के पास मानेसर में, तो अलग से क्या ज़रूरत है। एसएजी को हेड किया जाता है ग्रुप कमांडर के द्वारा, जो कर्नल रैंक का होता है इंडियन आर्मी में और एनएसजी में डेप्यूटेशन पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप ईएसजी स्टेशन है मानेसर में और ये कम्युनिकेशन और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है एनएसजी को। और इस ग्रुप के हेड भी एक ग्रुप कमांडर लेवल के ऑफिसर होते हैं डेप्यूटेशन पे। अब इतनी बार डेप्यूटेशन सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि क्या एनएसजी की कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती। तो आपके इस सवाल का जवाब है कि एनएसजी की कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं निकलती। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एनएसजी ज्वाइन करने के लिए हमें पहले आर्मी या सीएपीएफ में जाना पड़ता है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच में जाना है तो हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से भी जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अलग अलग रैंक के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे अगर हम एचसी के लिए देखें तो इसमें आपकी मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होनी चाहिए और आपका मिनिमम 2 साल का सर्विस पीरियड होना चाहिए, और साथ ही में आपके पिछले 3 साल में आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिली होनी चाहिए और पूरी सर्विस में कोई भी मेजर पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और पिछले 5 सालों में आपने वीजी भी नहीं लिया हो अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा की है तो। बाकी रैंक की एलिजिबिलिटी भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के बाद आप लोग इनके ट्रेनिंग के बारे में भी जानना चाहते होंगे कि आर्मी और सीएपीएफ से ऐसी क्या अलग ट्रेनिंग होती है एनएसजी कमांडोज की जो 70 to 80% ड्रॉप आउट रेट होता है। तो चलिए फिर आपको इनकी ट्रेनिंग के बारे में भी बताते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग वन ऑफ द टफेस्ट मानी जाती है इंडियन फोर्सेस में। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। मानेसर में इनकी 3 महीने की पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है और जो कैंडिडेट उसे पास कर पाता है उसे 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फिजिकल फिटनेस में 26 एलिमेंट होते हैं। क्रॉस कंट्री ऑब्स्टेकल कोर्स से लेकर ऊंचाई से कूदना और बड़े खड्डों के ऊपर से कूदना। कमांडोज अलग अलग टेरेन्स में ट्रेन किए जाते हैं। मार्शल आर्ट्स के अलावा ऑब्स्टिकल के साथ वाली दौड़ को ख़त्म करते ही टारगेट शूटिंग भी कराई जाती है। बेसिकली ये सब ये देखने के लिए होता है कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस कैसी रहती है स्ट्रेस और फटीग की सिचुएशन में। जो कैंडिडेट इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं उन्हें 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एनएसजी में शामिल होने से पहले एस्पिरेंट को एक रिगरस साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरना होता है। 9 महीने की ट्रेनिंग में कमांडो को कई चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे अर्बन काउंटर टेररिज्म, अंडर वाटर ऑपरेशंस, हाउस इंटरवेंशन, काउंटर यूएवी और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्किल्स और इन सब के अलावा कई सारी फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन। इन सब के अलावा एनएसजी कमांडोज फॉरेन कंट्री की स्पेशल फोर्स के साथ भी मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे इंडिया की एनएसजी और यूएस की स्पेशल फोर्स ने 2015, 18 और 19 में मिलकर जॉइंट एक्सरसाइज करी थी। 2008 में मुंबई हमले के बाद भी एनएसजी और जर्मनी की GSG-9 के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई थी। अब यहाँ पे आप अलग अलग रैंक्स भी देख सकते हैं एनएसजी की। सैलरी की बात करें तो एनएसजी कमांडो की सैलरी 85,000 से शुरू होकर 2.5 लाख तक होती है, जो रैंक पे डिपेंड करती है। पर अगर हम एवरेज सैलरी बताएं तो वो 1.5 लाख रुपए के आसपास होती है। चलिए अब बात करते हैं एनएसजी के ऑपरेशंस के बारे में। वैसे तो एनएसजी ने बहुत सारे ऑपरेशन करे हैं, पर हर एक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। पर जो कुछ मेन ऑपरेशंस हैं उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक थंडर, इसके अंडर 2 ऑपरेशन करे गए थे, ब्लैक थंडर 1 और ब्लैक थंडर 2। ये दोनों ऑपरेशन लेट 1980s में किए गए थे खालिस्तान मिलिटेंट्स को गोल्डन टेम्पल से बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन अश्वमेध 1993 में इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट 427 जो श्रीनगर और दिल्ली के बीच फ्लाई करती थी उसे 24 और 25 अप्रैल 1993 के बीच हाईजैक कर लिया गया था। एनएसजी कमांडोज ने 141 हॉस्टेजेस को बचाया और 5 मिनट के अंदर हाईजैकर को मार गिराया था। ऑपरेशन वज्र शक्ति 24 सितंबर 2002 को 2 टेररिस्ट ने स्वामी नारायण अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स गांधीनगर पर अटैक किया। 33 लोग मारे गए और 80 से ज़्यादा चोटिल हुए। अगले दिन एनएसजी ने इंटरवीन किया और दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो नवंबर 2008 में मुंबई में कई सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे। ये अटैक 26/11 से 29/11 तक चले थे। इनमें टोटल 166 सिविलियंस की मौत हुई थी और 300 से ज़्यादा जख्मी हुए थे। टेररिस्ट ताज होटल के अंदर घुस गए थे। रैपिड एक्शन फोर्स मार्कोस और एनएसजी कमांडोज ने मिलकर ऑपरेशन किया और 10 में से 9 टेररिस्ट को मार गिराया और बचे हुए एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ लिया, जिसे 2012 में फांसी की सज़ा दी गई थी। इस अटैक के पीछे लश्कर-ए-तैयबा था, जो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप है। यहाँ पे मैंने इन ऑपरेशंस के बारे में काफ़ी शॉर्ट में बताया है। अगर आप किसी भी ऑपरेशन पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं एनएसजी के वेपन्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वेपन्स के नाम। एनएसजी ब्लैक हॉर्नेट नैनो ड्रोन भी यूज़ करते हैं और एक काफ़ी छोटे साइज़ का ड्रोन होता है, आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। व्हीकल्स की बात करें तो एनएसजी के पास मारुति की जिप्सी, फोर्ड 550 सुपर ड्यूटी टैक्टिकल लेडर ट्रक, रेनो शेरपा लाइट आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और ट्रांसपोर्ट के लिए
एनएसजी को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट का एक्सेस है। इनके अलावा एनएसजी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल भी यूज़ करती है जो 150 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव डिवाइस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियो एक्टिव और न्यूक्लियर मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और डिफेंस रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं एक और बात बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो डीमोटिवेटेड रहते हैं, उन्हें तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी डीमोटिवेशन आए तब बस 3 ही चीज़ों की तरफ देखना। पहला अपनी माँ की तरफ, दूसरा हमारे देश के जवानों की तरफ जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए, और तीसरा हमारे देश के तिरंगे की तरफ जो हमेशा शान से लहराता रहता है। और जोर से बोलना, जय हिंद।